आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक्चुअली डीएनए सीक्वेंस के चेंजेस की वजह से जो फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स में बदलाव होगी उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। डीएनए सीक्वेंस में जो बदलाव होगी उसे हम लोग में जो चेंजिंग होगी और उसकी वजह से जो जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स में बदलाव होगी उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसे कह सकते हैं सडन चेंजेस और अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड रिजल्ट्स इन चेंज इन जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यह थी इसकी डिफिनेशन। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होता क्या है? जब भी अगर म्यूटेशन या अल्टरनेशन एक सिंगल जीन में हो तो उस टाइप के डिसऑर्डर्स को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं और उसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्योंकि एक सिंगल जीन में हो रहा है इसलिए हम लोग इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कुछ और बातें हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस पेयर अगर दूसरे नाइट्रोजनस बेस पेयर को रिप्लेस करता है तो उस टाइप के म्यूटेशन को, उसकी वजह से, रिप्लेसमेंट की वजह से जो म्यूटेशन होगी तो उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन टाइप कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है? रिप्लेस ना होकर कोई नया बेस पेयर ऐड हो जाए या कोई नया बेस पेयर ऐड हो जाए या उसमें से नाइट्रोजनस बेस पेयर डिलीट हो जाए तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये थी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कुछ बातें। अब हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो फेमस इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे हीमोफीलिया, दूसरा सिस्टिक फिब्रोसिस, तीसरा सिकल सेल एनीमिया, चौथा कलर ब्लाइंडनेस, पांचवा फेनाइल कीटोनूरिया, छठा थैलेसीमिया। ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की जो एनसीईआरटी में दे रखी है। तो हम लोग अब बात करेंगे लाइन बाय लाइन। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हेमोफीलिया के बारे में। हेमोफीलिया के बारे में हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये डिजीज फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर किसी की मदर इस डिजीज़ के लिए कैरियर है तो वो डिजीज सिर्फ उसके बेटे में ट्रांसमिट होगा। ये बातें थी। हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल्स डिजीज़ भी कहते हैं। समटाइम्स, क्योंकि ये डिजीज़ जो है सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में देखी गई थी, इसलिए हम लोग इसको रॉयल्स डिजीज़ भी कहते हैं। हीमोफीलिया में होता क्या? हीमोफीलिया में एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रोटीन इस डिजीज़ में अफेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीमोफीलिया किसी इंसान में है तो अगर उसके बॉडी पे थोड़ी कट जाने के बाद नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि जो प्रोटीन ब्लड क्लॉट करता है वो प्रोटीन इसमें अफेक्ट कर जाता है, ख़राब हो जाता है।
तो हीमोफीलिया होने से ये होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, लगातार जो है ब्लड निकलती रह जाएगी। नेक्स्ट है सिस्टिक फिब्रोसिस, सॉरी नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। क्या है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और इसमें ये डिजीज ट्रांसफर होने के लिए दोनों पार्टनर्स को, मीन्स मदर और फादर, दोनों इस डिजीज के लिए कैरियर्स होनी चाहिए, तभी जाकर वो उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा। अब सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली होता क्या है? हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के बीटा ग्लोबिन चेन्स के 6 कोडोन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नॉर्मल बीटा ग्लोबिन की चैन की बात करूं कि जैसे ये नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चैन है, ये नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चैन है, ठीक है। ये मान ले वैलिन को कोड कर रहा है, ये हिस्टामिन को, ये ल्यूसीन को, ये थ्रियोनिन को, ये प्रोलिन को, और ये ग्लूटामिक एसिड को, ये भी ग्लूटामिक एसिड को। तो इसमें क्या होता है कि 6 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 इस पोजीशन पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए, वैलिन आ जाए, यहाँ पे वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन चैन में म्यूटेशन हो जाती है। और ये म्यूटेंट हेमोग्लोबिन जो है लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइज करता है, और ये लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइज करने की वजह से आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव से सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि आरबीसी का शेप जो है वो बाइकॉन्केव है। क्या है? बाइकॉन्केव है, बाइकॉन्केव है। तो बाइकॉन्केव से क्या होता है? सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होने से क्या होता है? आरबीसी का शेप सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। उसकी वजह से कई सारी बीमारी आपको देखने को मिलेगी, कई तरह का फेनोटाइप्स आपके बॉडी में दिखेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले डिजीज़ के बारे में, अगले डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि है फेनाइल कीटोनूरिया। फेनाइल कीटोनूरिया ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि ये बार बार पूछ देते हैं। रिसेसिव डिजीज़ है। क्या है? फेनाइल कीटोनूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? इस डिसऑर्डर्स में या इस एरर्स में क्या होते हैं कि जो इंजाइम्स फेनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो इंजाइम इस डिसऑर्डर होने से ख़राब हो जाता है। फेनाइल एलेनिन से टायरोसिन में जो इंजाइम कन्वर्ट करता है, जो इंजाइम्स कन्वर्ट करता है, वो इंजाइम्स इसमें अफेक्ट कर जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फेनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में नहीं जा पाता, फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं जा पाता। तो ये फेनाइल एलेनिन अकुमुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर चेंज हो जाता है किसमें? फेनाइल पायरोविक एसिड में, फेनाइल पायरोविक एसिड में। और यही फेनाइल पायरोविक एसिड क्या करता है? अगर यही फेनाइल पायरोविक एसिड ब्रेन के अंदर में अगर अकुमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसे क्या हो जाता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। फेनाइल पायरोविक एसिड, फेनाइल कीटोनूरिया होने से फेनाइल पायरोविक एसिड यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, क्योंकि किडनी इसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट कर। अब हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी जो है एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। ये चीज़ याद रखना है कि कौन जो है सेक्स लिंक डिजीज़ है, कौन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी क्या होता है कि अगर बोथ पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स मेल और फीमेल दोनों अगर इस डिजीज़ के लिए कैरियर्स हैं, तो ही जाकर उसके चाइल्ड या उसके ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज़ ट्रांसमिट होगा। थैलेसीमिया में होता क्या है? ये होमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चैन का फॉर्मेशन बहुत स्लो रेट से बनने लगता है थैलेसीमिया होने से, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में अबनॉर्मलिटी आ जाती है। ये भी एक सिकल सेल टाइप जैसा ही है,
लेकिन इस दोनों में थोड़ी फ़र्क है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया था और उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आ गई थी हेमोग्लोबिन में। और इसमें भी उसी टाइप का है कि अल्फा बीटा चैन में जो है अल्फा बीटा चैन जो है वो सोलो रेट से बनने लगता है। तो ये एक तो थैलेसीमिया जो है वो भी जो है ये भी जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा बीटा थैलेसीमिया। और ये अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कहते हैं किसकी वजह से? अगर अल्फा चैन में डिसऑर्डर्स होता है अल्फा चैन्स में तो उसको हम लोग अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। अगर बीटा चैन में डिसऑर्डर्स हो बीटा चैन्स में अगर डिसऑर्डर्स हो तो उसको हम लोग बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है। और अल्फा थैलेसीमिया जो है वो दो जीन से कंट्रोल होते हैं और वो दोनों जीन्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, याद रखना है, HbA1 एंड HbA2 जो 16 नंबर क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 16 नंबर क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और बीटा थैलेसीमिया जो है वो सिर्फ एक जीन से कंट्रोल होते हैं और वो क्या है? HBB सिर्फ एक जीन से कंट्रोल होते हैं। और ये जो है ये जीन्स प्रेजेंट्स कहाँ पे होता है? 11 नंबर क्रोमोसोम्स पे। तो ये रही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता क्या है? एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के बढ़ या घट जाने से जो चेंजेस या एबनॉर्मेलिटी आती है उस टाइप के डिसऑर्डर्स को हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ये एबनॉर्मेलिटी सेल डिविजन्स के टाइम में आती है, या तो सेल डिविजन्स के टाइम में क्रोमोटिड्स सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा हो, सेग्रीगेट ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से क्या होता है? क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज कर जाता है और उसे हम लोग एनियोप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सब जानते हैं, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मेल हो तो XY और अगर फीमेल हो तो XX। तो कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे मेल्स में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम्स XY। तो कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाएंगे, जैसे 22 प्लस XX और Y आ जाते हैं। और ये क्यों आते हैं? ये एबनॉर्मेलिटी क्यों आते हैं? सेल डिविजन्स के टाइम में एरर होने से होती है, जैसे सेल सेग्रीगेट ना कर पा रहा हो इसकी वजह से। तो ये अगर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम्स आ जा रहा है जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आती है, और ये एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स आने से एबनॉर्मेलिटी दिखती है, तो इस टाइप के केस को हम लोग ट्राइजोमी कहते हैं। और अगर क्रोमोसोम्स के नंबर घट जाए, जैसे 22 प्लस, जैसे फीमेल्स में क्या होता है? X होते हैं, अगर घट जाएंगे तो क्या होगा? ये X यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपको क्या दिखेगा? X और O। तो इस टाइप के केस को हम लोग मोनोजोमी कहते हैं। ठीक है। और ये ट्राइजोमी मोनोजोमी ये दोनों केस है एन्यूप्लॉइडी के। किसके हैं? एन्यूप्लॉइडी का। अगर बढ़ जाए तो ट्राइजोमी और अगर घट जाए क्रोमोसोम्स के नंबर तो मोनोजोमी। और ये मैंने दो एग्जांपल जो दिया है ये क्लिनीफिल्टर्स का एग्जांपल है और ये टर्नर सिंड्रोम्स के एग्जांपल्स हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे। ये सब डिसऑर्डर्स है, कुछ फेमस डिसऑर्डर्स है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। ठीक है। तो ये सब क्या हुआ था कि सेल डिविजन्स के टाइम में अगर क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। और अगर सेल डिविजन्स के टाइम में साइटोकाइनेसिस ना हो पाए तो क्या होता है? इसकी वजह से साइटोकाइनेसिस ना होने से पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का सेट ही इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मेलिटी आती है, जिसे हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और ये अक्सर प्लांट्स के अंदर में देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं? प्लांट्स के अंदर में देखे जाते हैं।
और साइटोकाइनेसिस कब होता है? अगर आप लोग सेल डिवीजन चैप्टर्स पढ़े होंगे तो पता होगा, ये टेलोफेज स्टेज के बाद होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी किसकी? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। अब हम लोग कुछ फेमस डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर में आते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम, इसको सबसे पहले लैंगडॉन डॉन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, कब? 1866 में। ठीक है, इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम्स में? इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम्स, इंसान में, ह्यूमन के अंदर में कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 21 नंबर क्रोमोसोम्स पे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स के एक्स्ट्रा कॉपी आ जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग पहले बता चुका हूँ, जो ट्राइजोमी का केस है, ट्राइजोमी मैंने बता रखा है। तो 21 नंबर पे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आती है, और उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये डाउन सिंड्रोम्स जिस इंसान के अंदर में दिखता है, उसके अंदर ये कुछ क्वालिटी दिखेगी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। जैसे उसके सर जो है, हेड छोटे हो जाएंगे, उसके सर छोटे होते हैं, स्मॉल राउंड हेड, प्यूडॉड टंग, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसके माउथ पूरा नहीं खुल पाता है, पार्शियली ओपन माउथ। और क्या होता है? पाम जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, चौड़े होते हैं, पाम इज ब्रॉड, और उस पर बहुत सारे आपको निशाने दिखेंगे। और अगला क्या है? फिजिकल साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन, ये सब होते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में देखकर आप लोग पढ़ लेंगे। ये सब डाउन सिंड्रोम्स जिसे होता है, उसे ये सब चीज़, उसके अंदर ये सब चीज़ होते हैं। ठीक है, आगे बात हम लोग करेंगे क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम की। ठीक है, क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम की, क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होती है? इसमें क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जो हमने बताया था, जैसे 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, एक्स वाई, एक्स का एडिशनल कॉपी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो ओवरऑल वो मेल होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ फेमाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? फेमाइन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, फेमाइन कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोकोमेस्टिया। ठीक है, क्या कहते हैं? गाइनोकोमेस्टिया। ठीक है, ठीक है, गाइनोकोमेस्टिया। तो ओवरऑल ये मेल ही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ फेमाइन कैरेक्टर डेवलप कर जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग गाइनोकोमेस्टिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वो एस्ट्राइल होते हैं, रिप्रोडक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगला डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम्स घट जाता है। ठीक है, 22 ऑटोसोम्स और एक्स होते हैं, तो यहाँ पे एक एक्स की कमी होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फीमेल्स ही रहेंगे। ठीक है, ओवरऑल फीमेल्स होते हैं, बट इसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपको डेवलप नहीं कर पाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है नहीं डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की सारी बातें।